Hello students, as you know, myself Vivek Ranjan Srivastav and I am present here on the platform of Livesmith powered by Chanakya Classes. Okay, this is the second video lecture of your ongoing chapter Resources and Development class 10th. In previous video lecture, we have studied about the introduction of the chapter and as well as the classification of resources. Here now we are going to discuss some other criteria for the classification of resources which were to be discussed in that particular video. It will be discussed today. Okay, let's start with the classification of resources. As you know, we have discussed some criteria such as on the basis of origin, on the basis of ownership. The resources are classified in certain types. Okay. Now today we will discuss about the criteria which is on the basis of status of development. On the basis of status of development. ओके तो चलिए बाबू, अब हम शुरू करते हैं अपना आज का पढ़ाई. पिछले क्लास तक हम लोग एक बार जस्ट रिकॉल कर देते हैं आपको कि क्या क्या पढ़े थे. उसमें हम लोगों ने ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको दो रिसोर्सेज बताया, बायोटिक रिसोर्सेज एंड ए बायोटिक रिसोर्सेज. उसके बाद मैंने आप लोगों को ऑनरशिप के बेसिस पे डिस्कस करा, जिसमें 4 टाइप के रिसोर्सेज आपको पढ़ाए गए थे. पहला था आपको इंडिविजुअल, दूसरा था आपको कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज, तीसरा था नेशनल रिसोर्सेज एंड चौथा था इंटरनेशनल रिसोर्सेज. ओके, तो इन सबको स्टडी करने के बाद आज हमारा एक नया क्राइटेरिया है, एक नया डिस्कशन है कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज कितने होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं. कहने का ये मतलब है कि रिसोर्सेज के डेवलपमेंट का स्टेटस जो है, यानी कि a particular resource is developed at which stage, yani what is the stage of the development of that particular resource, this is known as status of development. माने कि वो रिसोर्स कितना डेवलप हो चुका है, वो हमारे पास किस रूप में अवेलेबल है, ये हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट बताएगा. तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे भी बाबू हम लोग 4 तरह के रिसोर्सेज का जिक्र करेंगे. ठीक, पहला आपको रिसोर्स मिलेगा पोटेंशियल, बारी बारी से सबका स्टडी करेंगे. दूसरा आपको मिलेगा डेवलप्ड, और तीसरा आपको मिलेगा इस बेसिस पर स्टॉक, और चौथा मिलेगा आपको रिजर्व रिसोर्स. यानी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर ये 4 तरह के रिसोर्सेज बनाए जाते हैं. तो इन चारों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. देखिए आपको यहां आता है पहला पोटेंशियल रिसोर्स. पोटेंशियल, इस शब्द को थोड़ा सा समझते हैं. पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर की कैपेबिलिटी. जैसे हम आपको कहें कि बेटा तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, सब चीज ठीक है, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, यू कैन बी द टॉपर ऑफ द क्लास. यानी आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल कैपेबिलिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट योर पोटेंशियल, यानी आपकी क्षमता. तो वही बात है कि यहां हम अगर रिसोर्सेज को जज करें पोटेंशियल के आधार पर, तो देखेंगे कि किस रिसोर्स के अंदर में कितनी क्षमता है, क्या उसकी पोटेंशियलिटी है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब वैसे रिसोर्स जिन रिसोर्सेज के अंदर डेवलप्ड होने की पूरी पोटेंशियल है, पूरी क्षमता है. मैंने क्या कहा आपको कि आपके अंदर टॉपर बनने की क्षमता है, बट ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू नॉट पेइंग अटेंशन प्रॉपरली इन योर स्टडीज, यू आर नॉट गेटिंग टॉपर. तो ये क्या है, ये थोड़ा सा चीज के लैक होने के चलते आप अपने उस मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहे. इसका मतलब ही थोड़ी ना हुआ कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है. यानी वही बात रिसोर्स पे भी अप्लाई होगा कि वैसे रिसोर्स जिसके अंदर डेवलप्ड होने की पूरी पोटेंशियलिटी होती है, पोटेंशियल होता है, लेकिन वो अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है, वैसे रिसोर्स को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं. इसको अगर बहुत अच्छे तरीके से अगर डिफाइन किया जाए तो कहा जा सकता है कि द रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड बट आर नॉट यूटिलाइज्ड एट ड्यू टू सम रीजंस. मतलब उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है,
लेकिन वो रिसोर्स अभी तक यूटिलाइज नहीं किए जा सके हैं। ऐसी परिस्थिति में जो रिसोर्स हमारे पास मौजूद है उनको पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। अब पोटेंशियल रिसोर्स को हम एक बेहतर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखना, आप राजस्थान जाइए और गुजरात जाइए, वहां जो हवाएं चलती हैं, वहां का जो विंड सिस्टम है, उस विंड का इस्तेमाल करके हम लोग अपने लिए काफी बेहतर रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज द विंड ब्लोइंग इन द राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव द बेटर पोटेंशियल टू बी डेवलप्ड एज रिसोर्स, बट दे आर नॉट डेवलप्ड येट ड्यू टू सम रीजंस। कुछ भी रीजन हो सकता है, सरकार का उस पर ध्यान नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं है, वी नेवर नो, जानते भी नहीं कि है कि नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों के अंदर अगर हम इन रिसोर्सेज को, ठीक है, इन रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो ये रिसोर्स, इसका मतलब ये है कि ये रिसोर्स हमारे पास मौजूद है, हम अपनी कुछ समस्याओं के चलते इन रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर पाए। इसलिए ये आप राजस्थान की बात करिए या फिर आप गुजरात की बात करिए, इन दोनों क्षेत्रों में बहने वाली जो हवाएं हैं वो हमारे लिए रिसोर्स हैं। लेकिन कैसे रिसोर्स हैं? पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक, उनके अंदर कैपेबिलिटी तो है लेकिन हमने डेवलप नहीं किया है। समझ गए? पोटेंशियल रिसोर्स यानी द रिसोर्सेज विच हैव द पोटेंशियल टू बी डेवलप्ड बट आर नॉट डेवलप्ड येट, जिनके अंदर पोटेंशियल है लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाए हैं। ठीक, अगला आपको इसमें मिलेगा डेवलप्ड रिसोर्स, द रिसोर्सेज which are surveyed and their quality and quantity have been determined। मतलब वैसे रिसोर्स जिनका सर्वे कर लिया गया कि हाँ फलाने जगह पर फलानवा रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं। मैंने चैप्टर के शुरुआत में आपको जो एग्जांपल बताया था कि मंदिर के नीचे पेट्रोलियम है, तो उसका हमने सर्वे कर लिया, उसकी क्वालिटी पता चल गई कि कितना बढ़िया क्वालिटी का मंदिर से हम लोगों को ये पेट्रोल मिल सकता है, उस कितनी क्वांटिटी में मिल सकता है, ये सब चीज हम लोगों ने देख लिया। यानी वो रिसोर्स हमारे लिए रेडली अवेलेबल है, हम जाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी लगाएंगे, अपना अलग अलग प्रोसेस लगाएंगे और उसको डेवलप कर सकते हैं। तो वैसे रिसोर्स जिनको पूरी तरीके से सर्वे कर लिया गया है, उनकी क्वालिटी का सर्वे, उनकी क्वांटिटी का सर्वे, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है, वो जब चाहे हम तब उनके लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगा करके उनको डेवलप कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। यानी जो हमारे पास रेडली अवेलेबल है, जाइए टेक्नोलॉजी लगाइए, निकालिए, डेवलप कर लीजिए। आ रही बात समझ में? चलिए अगला देखेंगे हम लोग, स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि मेरे स्टॉक में ये फलाना चीज नहीं है, खत्म हो गया, या फिर अगर कहते हैं कि हाँ ये हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है। ठीक, आ रही बात समझ में? तो उसी को कहते हैं स्टॉक। मतलब आपके पास कोई चीज कितनी मात्रा में मौजूद है, और अगर वो है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से वो आपके पास अवेलेबल है, ये हम स्टॉक रिसोर्स में पढ़ेंगे। देखिए, स्टॉक रिसोर्स का मतलब होता है कि वैसे रिसोर्स, ठीक है, जिनके अंदर पूरा पूरा पोटेंशियल हो डेवलप्ड होने का, ठीक है, बट दे आर नॉट डेवलप्ड इट ड्यू टू द लैकिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द लैकिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी वैसे रिसोर्स जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, बट हमारे पास उनको डेवलप करने लायक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम वी आर फेल्ड टू डेवलप देम एंड दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज विल बी कंसिडर्ड एज स्टॉक रिसोर्सेज। मतलब ये कि वैसे रिसोर्स, जिन रिसोर्सेज के अंदर पूरा पूरा पोटेंशियल है कि दे कैन satisfy our needs but we do not have the appropriate technology to develop them। इसका एग्जांपल, बड़ा जबरदस्त एग्जांपल आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप लोग देखें वाटर, वाटर को आप अगर देखिए केमिकली तो वाटर का फॉर्मूला बाबू H2O होता है। अगर इस वाटर को आप तोड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, टूट जाता है ना। ये वाटर जो है, इसको मैंने बैलेंस भी कर दिया इक्वेशन को, ठीक, ये वाटर जो है, ठीक है ना, ये आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये वाटर से टूटा हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका इस्तेमाल हम लोग काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि टूटने के बाद इनके अंदर इनॉर्मस क्वांटिटी की एनर्जी आ जाती है। तो इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि हमारे पास उसको डेवलप करने के लायक
क्या है, टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं है कि हमको करना कैसे ये नहीं पता। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो रिसोर्स बनेगा, इस रिसोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉक रिसोर्स कहेंगे। यानी जो पोटेंशियल तो रख रहा है, इसके अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर क्षमता है कि वो आपके लिए रिसोर्स बन जाएगा, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, क्यों, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। तो ऐसा रिसोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉक रिसोर्स। ठीक, इस आधार पर चौथा रिसोर्स जो होता है वो रिजर्व रिसोर्स होता है। देखिए रिजर्व रिसोर्स जो है वो स्टॉक का ही सबसेट रिसोर्स है, ठीक है, जो कि अपने एग्जिस्टिंग टेक्निकल इफिशियंसी के आधार पर हम उसको डेवलप कर सकते हैं। यानी ये स्टॉक रिसोर्स का ही एक ऐसा पार्ट है कि जिसको डेवलप करने लायक टेक्नोलॉजी हम चाहे तो जुटा सकते हैं। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करके जिन रिसोर्सेज को डेवलप किया जा सकता है और किया गया भी है, उनमें से कुछ रिसोर्सेज को ऐसे रिसोर्सेज को रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं बाबू, रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। जनरली इन रिसोर्सेज को हम लोग अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं ऐसे रिसोर्स, ठीक है, कि फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी हमारे पास वो रखा गया है, हम अपने अवेलेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और उस रिसोर्स को डेवलप कर लेंगे। तो ऐसे रिसोर्स हमारे लिए क्या कहलाते हैं, रिजर्व रिसोर्स कहलाते हैं। कोई दिक्कत, इसमें आप एग्जांपल देखिएगा कि वाटर का इस्तेमाल, रिवर वाटर स्पेशली, रिवर वाटर का इस्तेमाल जो है हमारे देश में काफी ज्यादा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स के रूप में किया जाता है। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स के रूप में रिवर वाटर का इस्तेमाल हम लोग करते आए हैं, लेकिन ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास लिमिटेड एक्सटेंट तक ही यूटिलाइज किए गए हैं। इसका और जो ज्यादा बेहतर यूज है उसको हमने ये सोच के रखा है कि फ्यूचर में जब हमारा फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन में जब लोगों को जरूरत पड़ेगी तो हम उस समय इनका यूटिलाइजेशन अपनी अवेलेबल टेक्नोलॉजी लगा करके कर लेंगे। यानी हमने इसको क्या किया है, रिजर्व में रखा है। हमने इसको क्या करके रखा है, रिजर्व करके रखा है कि हमारे पास जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। तो बाबू अब तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज टॉपिक को कंप्लीट कर लिया अपने इस चैप्टर में, ठीक। तो अभी तक हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने देखा और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा रिसोर्सेज का, ठीक। अब रिसोर्सेज से रिलेटेड तीसरी बात हमारे पास ये आएगी, क्या, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक। इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद रिसोर्सेज का डेवलपमेंट देखेंगे कि किन परिस्थितियों में हम लोग रिसोर्स को डेवलप करेंगे या उनका क्या क्राइटेरिया है, क्या जरूरत है कि रिसोर्स को डेवलप करना है नहीं करना है। ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक के अंदर में देखेंगे। देखिए, ठीक, तो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। हमारे देश के अंदर में रिसोर्सेज का क्या, ठीक है, स्टेटस है, किस तरह से मौजूद है। तो आप देखेंगे कि वी नो इट वेरी वेल दैट रिसोर्सेज आर द एसेंशियल पार्ट्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। हमारी जिंदगी जो है वो बाबू चारों तरफ से रिसोर्सेज से घिरी हुई है। सवेरे से लेकर रात तक हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, ठीक। वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक। सवेरे से लेकर शाम तक, है ना, हम लोगों को रिसोर्स का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जरूरत को पूरा करते हैं, हमारे नेचर में पाए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग बीते कुछ समय को ऑब्जर्व करके देखते हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे किया। तो आप जब देखोगे, काफी माइन्यूटली देखोगे, तो आपको यह मिलेगा देखने कि हमने अपने रिसोर्सेज का यूज नहीं किया, हमने अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है दोस्त, एक्सप्लॉइट किया है अपने रिसोर्सेज को, ठीक। हमारे रिसोर्सेज जो हैं
वो एक्सप्लॉइटेशन के शिकार हैं हमारे अभी के टाइम पीरियड में। ठीक, आप देखेंगे महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट मैं आपको यहां पे बोलूंगा। उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज आर एनफ टू सेटिस्फाई एवरीबॉडीज नीड बट नॉट टू एनीबॉडीज ग्रीड। समझिएगा इसका मतलब। उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज जो हैं वो सबकी जरूरत पूरा करने के लिए काफी हैं, बट किसी की लालच को पूरा करने के लिए नहीं मौजूद है। यानी आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल बाबू अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए करेंगे ना तो बहुत है, लेकिन जब एक बार हम लोग, ठीक है, उसको अपनी लालच को पूरा करने के लिए यूज करने लगते हैं तो ऐसी परिस्थिति में रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो उनकी काफी ज्यादा किल्लत होने लगती है और हम उनकी स्कार्सिटी झेलने लगते हैं। ठीक, भारत में भी अगर आप देखोगे तो भारत में भी रिसोर्सेज जो हैं वो काफी ज्यादा संकट से गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे ऐतिहासिक पीरियड से ही आपको बहुत सारे ऐसे किंगडम्स आए, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने हमारे अपने रिसोर्सेज को क्या कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया। आप मुस्लिम किंगडम्स का नाम रखिए, आप अंग्रेजों का नाम रखिए, ये सब लोग आए और हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके चले गए। इनके जाने के बाद भी हमारा मन नहीं माना, हमने भी अपने रिसोर्सेज को काफी बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया। अब आज परिस्थिति ये बन गई है हमारी कंट्री में कि सम ऑफ द रिसोर्सेज आर बीइंग एक्सटिंक्ट, सम ऑफ द रिसोर्सेज आर इन इंडेंजर्ड सिचुएशन। इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब करेंगे कैसे? तो हम अपने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जो है वो करने के लिए, ठीक है, वी कैन यूज आवर रिसोर्सेज रेशनली। हम लोग अपने रिसोर्सेज का यूज रेशनली कर सकते हैं, रेशनल तरीके से यूज करके हम अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं। अब रेशनली यूज करने का मतलब क्या हुआ? रेशनल यूज ऑफ रिसोर्स का मतलब यह हुआ कि अपनी जरूरत भर के लिए रिसोर्स को यूज करना, और रिसोर्सेज को यूज करते समय यह ध्यान में रखना कि हमारा अपना जरूरत पूरा हो जाए और साथ ही साथ हम अपने रिसोर्सेज को अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए भी बचा के रखें। यानी we should develop the tendency to use our resources in a way that we can satisfy our needs as well as we can save them, we can conserve them for our upcoming generation। ठीक है, यानी हम अपना जरूरत पूरा कर लें और साथ ही साथ उसमें से अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए बचा के रखें। आप देखिएगा गांव देहात में जाइए, वहां पे आप देखिएगा लोगों की क्या टेंडेंसी होती है। आप किसी से जाके पूछिए कि चाचा अपना जमीनुआ बेचिएगा, बाबू लाठी लेके मारने दौड़ जाएगा आपको, कहेगा तुमको बेचने वाले दिखते हैं हम, हैं तुमको जमीन बेचता दिखते हैं रे। मेरे बाबा दादा बचा के रखे, हमारे पूर्वज बचा के रखे बेचने के लिए, भागता है कि नहीं? इसके बाद ऐसा बात कभी मत करो। यानी उनके अंदर ये टेंडेंसी है कि हम अपने रिसोर्सेज का यूज करें, उनको खत्म नहीं करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये मिले और वो याद रखे कि जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए दिया वैसे हम भी अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे। ये टेंडेंसी उनके अंदर पाई जाती है, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये चीजें बदल रही हैं। लोग अब क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर ये टेंडेंसी अब खत्म हो रही है बचाने की। बीते कुछ समय में यही देखा गया है, लोगों ने अपने रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, और उसका सबसे बेस्ट तरीका आपको ऊपर दिख रहा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है बाबू? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके हम अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, अपने लिए यूज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के भी रख सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है ये समझिए। ठीक है, the activity in which we use our resources to satisfy our needs by keeping a thing in mind that we should conserve them for our upcoming generation also। यानी कहने का मतलब है कि अपनी रिसोर्सेज का यूज अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए करना, साथ साथ ये भी बात दिमाग में रखना कि इन रिसोर्सेज को हमें अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है।
तो ऐसे डेवलपमेंट का जो टेंडेंसी होता है, ऐसा जो डेवलपमेंट होता है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, यही देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी आपको ऐसे डेवलपमेंट करना है कि आपके एनवायरमेंट को चोट नहीं पहुंचे, आपके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, और साथ ही साथ ये भी बात दिमाग में रखना है कि हमारे अपकमिंग जनरेशन के लिए रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए, कि जब अपकमिंग जनरेशन आएगी तो आप ये मान के चलिए कि रिसोर्सेज का जरूरत उन्हें भी पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि हमारी बस जिंदगी है, जिएंगे खत्म? नहीं, वो आएंगे, उन्हें भी रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा। तो अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं रहेगा तो आपको नहीं लगता कि वो आपको गाली देंगे? हम लोग को गाली देंगे, बिल्कुल देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने बचा के रखा है, तब हम आज अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि रिसोर्सेज होते ही ना, तो क्या हम लोग अभी यहां पे बैठ के डिस्कस कर रहे होते रिसोर्सेज के बारे में? बिल्कुल नहीं। हमारे पास है तो हम यूज कर रहे हैं। तो क्यों है? क्योंकि हमारे जो प्रीसीडिंग जनरेशन के लोग थे उन्होंने हमें दिया है। तो हमारा भी ये ड्यूटी बनता है कि हम अपने अपकमिंग जनरेशन को दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें सही चीजों के लिए याद करें, गाली नहीं दे कि हमने अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया और उनके पास अभी कुछ है ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो वही बात है कि हमें इस तरह से अपने रिसोर्सेज का यूज करना होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में, कि हमारे एनवायरमेंट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ हम अपने लिए यूज करें, प्रेजेंट टाइम में यूज करें। साथ साथ ये भी बात दिमाग में रखें कि हमें अपने रिसोर्सेज को आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे दुनिया के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जिनको रिसोर्सेज की चिंता थी कि हम लोगों को अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, तो इसलिए एक अर्थ समिट बुलाया गया, पृथ्वी सम्मेलन। 1992 में पहला अर्थ समिट बुलाया गया। अभी तक इसके पांच बार, ठीक है, अर्थ सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। सबसे लेटेस्ट अर्थ सम्मेलन जो है ना, स्वीडन कंट्री में 2022 में बुलाया गया था। ठीक, जून 2022 में पांचवा और सबसे लेटेस्ट अर्थ समिट का आयोजन किया गया था। अब देखिए ये अर्थ समिट है क्या? अर्थ समिट जो है ना, ये एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें पूरी दुनिया से अलग अलग देशों से रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, इसलिए कि एनवायरमेंटल सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से सलाह मशविरा किया जा सके, और हमारे रिसोर्सेज का क्या स्टेटस है, उनका यूज कैसे होना चाहिए, ठीक, उनको किस तरह से यूज करें कि रिसोर्सेज हमारे अपकमिंग जनरेशन के लिए बचे रहें, हमारी भी जरूरतें पूरी हो। तो इन सब चीजों को वहां पे डिस्कस करा जाता है। इनफैक्ट आप ये कहिए कि अर्थ समिट के अंदर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात होती है। तो इसी का एक पहला एग्जांपल है जो 1992 जून 1992 में ऑर्गेनाइज किया गया था रियो डी जेनेरो में। ठीक, तो वहां पे देखेंगे हम लोग, ये ब्राजील में एक जगह है जहां पे पहला अर्थ समिट का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो जून 1992 का टाइम था। लगभग 100 देशों से 100 देशों के हेड्स, 100 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया था। समिट जो था, ठीक है, वो रिसोर्सेज के अर्जेंट प्रॉब्लम्स को लेकर के बुलाया गया था कि रिसोर्सेज से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा इस सम्मेलन के अंदर में। ठीक, साथ ही साथ एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है इसकी चर्चा की जाएगी, और एक और तीसरी बात होगी कि हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। यानी बेसिकली इस समिट का 3 गो ऑब्जेक्टिव, 3 गो उद्देश्य था। पहला कि रिसोर्सेज के अर्जेंट प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा कि व्हाट आर द अर्जेंट प्रॉब्लम्स which are faced in the terms of resources, management of resources। ठीक, दूसरा था कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को कैसे बनाए रखा जा सकता है, या फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और तीसरा
इन सब परिस्थितियों में हम अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी कैसे मैनेज करेंगे। तो ये इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जून 1992 में, कब बाबू, जून 1992 में, ठीक, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पहला अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 100 देशों के हेड्स ने पार्टिसिपेट करा था इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के। 3 ऑब्जेक्टिव, कौन कौन ऑब्जेक्टिव, की रिसोर्सेज से रिलेटेड अर्जेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को डिस्कस करना, और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक, किस लेवल पर, पूरी दुनिया के लेवल पर, नॉट किसी एक कंट्री के लिए नहीं, पूरी दुनिया में इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए, इन सब चीजों पे पूरी दुनिया का नजर लाने के लिए, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए पहला अर्थ समिट जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में किया गया। ठीक, अब देखेंगे, रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principles and adopted agenda 21। इस अर्थ समिट के अंदर में बाबू एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, और इस एजेंडा को इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि ये एस्टिमेट किया गया कि हम लोग अपने लिए 21वीं सदी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे। यानी हम अपने लिए रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के मार्ग में 21वीं सदी में अपने लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे। इसीलिए चूंकि ये 21st सेंचुरी से रिलेटेड बात था, इसीलिए इस एजेंडा का नाम ही रख दिया गया एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 कब इंट्रोड्यूस किया गया बाबू, रियो डी जेनेरो के अर्थ समिट में 1992 में। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, अब देखिए एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है जो 1992 में पूरी दुनिया के लीडर्स के द्वारा साइन किया गया। ठीक, यानी जो अर्थ समिट में जो कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सब लोगों ने मिलकर के एक एजेंडा साइन किया, एक डिक्लेरेशन साइन किया। इसी डिक्लेरेशन को हम लोग एजेंडा 21 कहते हैं। और इस एजेंडा को तैयार किसके द्वारा किया गया था, यूएनसीईडी के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा इस डिक्लेरेशन को तैयार किया गया था, और इस पे पूरे जो भी हेड्स लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उस अर्थ समिट के अंदर में, उन्होंने इस पे साइन किया था। ठीक, ये एक ऐसा एजेंडा है, ठीक है, जो एनवायरमेंटल डैमेज को, पॉवर्टी को, ठीक है, और बीमारियों को, ठीक, यानी ये एजेंडा जो है एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और बीमारियों को डिस्कस करता है। ठीक, डिस्कस करने के लिए और साथ ही साथ ग्लोबल कोऑपरेशन के जरिए इन समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक, इस एजेंडा को साइन किया गया। यानी इस एजेंडा को साइन करने के पीछे क्या उद्देश्य था कि हम पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल डैमेज को चेक करेंगे, यानी जो भी हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं, जो हम डैमेज अलग अलग कारणों के चलते उत्पन्न कर रहे हैं अपने दुनिया में एनवायरमेंट से रिलेटेड, उसको पता करेंगे। जो पॉवर्टी उत्पन्न हो रही है दुनिया में, उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, अलग अलग बीमारियों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपसी कोलैबोरेशन से, आपसी सहयोग से, यानी ग्लोबल लेवल पे जो आपसी सहयोग की बात होगी, उस सहयोग के द्वारा हम इन सब चीजों को ठीक करने की बात करेंगे। ये था एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आगे देखेंगे, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इसमें एक और उद्देश्य रखा गया कि भैया आप अभी ब्राजील में हैं, जब आप अपने अपने देश जाएंगे तो वहां जाकर के आप अपना एक स्पेशल एजेंडा 21 बनाएंगे, जिसका नाम आप लोकल एजेंडा 21 रखेंगे, और उस लोकल लेवल पे भी आप इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे और इनके प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। ठीक, इसके लिए आपको अपना लोकल एजेंडा 21 बनाना है। हम ग्लोबल लेवल पे तो काम कर ही रहे हैं, आपको अपने लोकल लेवल पे भी जाके इन सब चीजों को देखना है, और एनवायरमेंट के डेवलपमेंट की बात आपको अपने लोकल लेवल पे भी करनी है। क्यों? क्योंकि खाली यहां पे आके बात कर लेने से चीजें ठीक नहीं होंगी।
ठीक, आप अपने लोकल लेवल पे भी जाइए, वहां भी अपना एक एजेंडा बनाइए, उसको आप लोकल एजेंडा 21 का नाम दीजिए, और वहां पे भी जो भी समस्याएं हो रही हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, गरीबी से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, आप वहां लोकल लेवल पे भी आपसी सहयोग के साथ ठीक कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे फिर से ग्लोबल सपोर्ट से भी इसको ठीक करने की बात करेंगे। ठीक, अब देखिए, हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ठीक है, जहां पे कुछ रिसोर्स, कुछ सर्टेन टाइप के रिसोर्स जो है वो ज्यादा है, जबकि वही सेम जगह कुछ दूसरे टाइप के रिसोर्सेज के मामले में काफी ज्यादा डिफिशियंट है। यानी भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां रिसोर्सेज के बीच काफी ज्यादा डाइवर्सिटी, काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। आपको कुछ ऐसा जगह मिलेगा जहां पे एक टाइप का तो रिसोर्स होगा लेकिन दूसरा टाइप का होगा ही नहीं। ठीक, बहुत सारे ऐसे भी जगह मिलेंगे जो रिसोर्सेज के मामला में एकदम से बिलो लेवल पे होंगे, और कुछ ऐसे भी जगह मिलेंगे जहां हर तरह के रिसोर्सेज मौजूद होंगे। यानी रिसोर्सेज के रूप में हमारी कंट्री में काफी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ हमारे देश में ऐसे जगह हैं जो रिसोर्सेज के मामले में सेल्फ सफिशिएंट घोषित किए जा सकते हैं। ठीक, लेकिन एट द सेम टाइम some regions are also there which have acute shortage of some vital resources। ठीक, यानी दोनों तरह की जगह, कुछ जगह ऐसा मिलेगा जहां पे आपको रिसोर्सेज का भरमार है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा भी मिलेगा जहां पे रिसोर्स है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है, इन जगहों पे मिनरल्स और कोल डिपॉजिट जो है वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक, मतलब ये जो राज्य आपको मिलेंगे, ठीक है, तो इन सब जगहों पे आप ये देखेंगे कि मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी ये पर्टिकुलर जगह जो है वो किसी एक तरह के रिसोर्सेज में काफी ज्यादा धनी है, यानी मिनरल्स के मामले में ये बहुत रिच इलाके हैं। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश के पास अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज का भरमार है, लेकिन वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक, ये जो जगह आपको दिख रहे थे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मिनरल्स तो हैं लेकिन लोगों में गरीबी है, अशिक्षा है। तो कहने का क्या मतलब है कि एक ही जगह आप लेके देखेंगे जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के रिसोर्स वहां बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे टाइप के रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं। समझ रही है बात? समझ रहे हैं? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल देखते हैं, वहां वाटर रिसोर्सेज तो खूब डेवलप्ड है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है वहां पे। ठीक है, आगे देखेंगे राजस्थान, सोलर और विंड एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में वहां पे डेवलप किया जा सकता है, लेकिन वहां वाटर रिसोर्स नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप हर जगह जाके देखिए, वहां पे कोई एक रिसोर्स बहुत ज्यादा रहेगा तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसे जगह मिलेंगे जहां पे रिसोर्सेज ठीक ठाक है, लेकिन दूसरे जगह पे रिसोर्स नहीं है, कि नहीं? तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में वाटर तो है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी तो है लेकिन वहां पे वाटर रिसोर्स नहीं। ठीक है, लद्दाख का कोल्ड डिजर्ट का अगर एग्जांपल लेते हैं तो वो पूरे बाकी के देश से एकदम आइसोलेटेड रहता है। ठीक, मतलब रिसोर्सेज के मामला में एकदम 0/0, लेकिन वहां देखिए अपना कल्चरल हेरिटेज वो बनाए हुए हैं, अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, बट वहां पे वाटर रिसोर्स नहीं मिलेगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी किसी एक मामले में ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन दूसरे मामले में इसको दिक्कत भी है। तो वही बात इसमें पूरे टॉपिक में मैंने ये बताया कि भारत में रिसोर्सेज के मामले में भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, काफी ज्यादा वेरिएशन है। एक ही जगह रहेगा, एक रिसोर्स वहां ठीक है, दूसरा रिसोर्स एकदम नहीं। आ रही बात समझ में? अब ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, जब हम देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज के मामले में काफी ज्यादा वेराइटीज हैं, तो अब एक इस एग्जाम्पल को लीजिए, आप एग्जाम्पल ले लेते हैं राजस्थान का। वहां विंड एनर्जी ठीक है,
सोलर एनर्जी ओके, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर रिसोर्स इन राजस्थान, क्या आता है दिमाग में कि जा वाटर के रूप में तो काफी ज्यादा स्कार्सिटी है। वहां की महिलाएं 20-20 किलोमीटर पैदल चलती हैं रोज, क्या करने, पानी भरने के लिए, पीने का पानी तक मौजूद नहीं है। आज के टाइम पे वहां पे अब मजबूरी में वहां रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको करने की कोशिश की जा रही है ताकि पीने का पानी लोगों को मिल सके। छत पे पानी इकट्ठा करके और नीचे टैंक लगा के जमा करते हैं, लोग पानी पीते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि वहां पे एक रिसोर्स तो है लेकिन दूसरा रिसोर्स काफी ज्यादा पुअर है। तो ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, हम लोगों के सामने एक बहुत अहम मुद्दा उठ के आता है कि वी हैव टू डेवलप द टेंडेंसी ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग करके अगर हम यूज करें तो हम अपने रिसोर्सेज को बहुत बेहतर तरीके से यूज भी कर सकते हैं, ना केवल यूज कर सकते हैं बल्कि अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकते हैं उनको। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप देखिएगा किसी घर में शादी जब होने वाली रहती है किसी की, तो उस घर की बेसिकली दोनों दोनों माने वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों जगह आप ऑब्जर्व करके देखेंगे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लड़कियों में रहता है, वो दोनों घरों की। ठीक, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पूरी प्लानिंग माने जहिया बबुआ इंगेजमेंट हुआ उस इंगेजमेंट के दिन से लेकर के, ठीक है, वो शादी विदाई रिसेप्शन तक का प्लानिंग एकदम प्रॉपर तरीके से कर लेंगे और इतनी बेहतर प्लानिंग करेंगे और साथ ही साथ उसको एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छे से करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेहंदी, पूरा एकदम पंडाल ग्रीन कलर में दिख रहा है, लड़कियों का हर लड़की का ड्रेस ग्रीन कलर का, हल्दी आ गया एकदम पीला पीला सब कुछ है कि नहीं, जयमाला होगा तो उसका क्या ड्रेस रखना है, रिसेप्शन होगा उसका क्या ड्रेस रखना है, उसके पीछे उन लोगों का क्या उद्देश्य रहता है, आपने कभी इमेजिन किया, नोटिस किया? देखिए हम बताते उसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है कि हम अच्छे दिखे और हमारी बेहतर मेमोरी बने। काहे, सामने वीडियोग्राफी वाला फोटो ले रहा है, तो बाद में शादी तो आज बीत जाएगा लेकिन बाद में क्या होगा, वो फोटो हुए देखना पड़ेगा हम लोग को, फोटो देख करके ही ये मेमोरी इकट्ठा कर, अच्छा फलानवा अंकल का ब्याह था, क्या मस्ती किए थे। तो क्या है, ये प्लानिंग करके वो एग्जीक्यूट किया जा रहा अच्छे तरीके से ताकि फ्यूचर में उसका बेहतर रिजल्ट मिल रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है फोटो, एकदम पूरा चारों तरफ ग्रीन पसरा हुआ है मेहंदी के टाइम पे, पूरा पीला पीला पसरा हुआ है एकदम हल्दी के टाइम पे। ठीक, जयमाला में एक कलर की साड़ियों में, ब्लैक कलर की साड़ियों में लड़कियां स्टेज पे जाके खड़ी हुई है। तो क्या है ये प्लानिंग का बेहतर रिजल्ट है। यानी किसी भी तरह का आप प्लानिंग वे में कोई काम करते हैं ना, तो 10 टाइम्स में से 9 टाइम्स आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। तो यहां अभी अपने टॉपिक में भी हम वही चीज देखेंगे, क्या कि हम लोगों को अपने रिसोर्सेज को प्लान्ड वे में यूज करना है। ठीक, अब प्लान वे में यूज करने का मतलब क्या हुआ कि रेशनल तरीके से यूज करना है, कि जितना जरूरत है उतना ही यूज करें ताकि हमारा रिसोर्स वेस्ट नहीं हो, और खास करके उन जगह पे भी हम कुछ पहुंचा दें जिनको इन रिसोर्सेज की जरूरत है, इन रिसोर्सेज के मामले में वो समस्याएं झेल रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो वही है रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज के जुडिशियस यूज के लिए, रिसोर्सेज के न्यायपूर्ण तरीके से रिसोर्सेज को यूज करने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाया जाता है, शादी ब्याह को मेमोरेबल बनाने के लिए लड़कियों के द्वारा जो प्लान किया जाता है वो क्या हो गया, वो वेडिंग प्लानिंग हो गया, वो मैरिज प्लानिंग हो गया, ठीक, ड्रेस प्लानिंग हो गया। ठीक उसी तरह से कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी रिसोर्स मिलता रहे, या फिर जो जगह रिसोर्स के मामले में लैक कर रहे हैं उन लोगों को रिसोर्स मिलता रहे। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपने रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज कर रहे हैं, इट मींस वी हैव डन अ बेटर रिसोर्स प्लानिंग। यानी द सर्टेन स्ट्रेटजीज प्रिपेयर्ड फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज अ रिसोर्स प्लानिंग। ठीक, it has importance in a country like India which has enormous diversity in availability of resources। अब रिसोर्स प्लानिंग हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। क्यों? हमारे देश में रिसोर्सेज के रूप में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी का क्या स्तर है वो हमने पिछले स्लाइड में अभी अभी देखा
कि किस तरह से कोई एक जगह, कोई एक इलाका किसी रिसोर्स के मामले में कितना ज्यादा पिछड़ गया। ऐसी परिस्थिति में अगर हमने रिसोर्स प्लानिंग नहीं किया ना, तो आने वाला समय बहुत ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। ठीक है, उन जगह का लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा बाबू, अगर रिसोर्स प्लानिंग नहीं किया गया तो। इतना जरूरी है हमारे देश में, आप समझिए इस चीज को। ठीक, अब सवाल आता है कि रिसोर्स प्लानिंग करते कैसे हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर में हम लोगों को अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। क्या मतलब, बेसिकली 3 स्टेप में हम रिसोर्सेज का प्लानिंग करते हैं और प्लान्ड वे में उनको यूज करते हैं। सबसे पहला है बाबू कि रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन। क्या है? आइडेंटिफिकेशन। पहला स्टेप क्या मिलेगा हम लोगों को? आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। ठीक, देखिए आइडेंटिफिकेशन को समझाते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स, यानी आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स सर्वे, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। ठीक, यानी आइडेंटिफिकेशन के अंदर में हम सबसे पहले उस रिसोर्सेज के लोकेशन का सर्वे करते हैं कि कौन सा रिसोर्स किस लोकेशन पर मौजूद है, कितनी मात्रा में मौजूद है। ठीक, उसके बाद उस जगह की मैपिंग करते हैं कि हाउ वी हैव टू डेवलप दैट रिसोर्सेज। ठीक है, मैंने पहले सर्वे कर लिया, पता लगा लिया कि रिसोर्स कहां मौजूद है, फिर उस जगह का माइंड मैप, दिमाग में ही मैप बना के तैयार कर लिया कि रिसोर्स को कैसे 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 डेवलप करना। फिर उसके बाद उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी की जांच करते हैं कि अगर वहां पे पर्टिकुलर प्लेस पे रिसोर्स है तो कितनी क्वालिटी में मौजूद है, कितना मिलेगा, वेदर इट विल सेटिस्फाई आवर नीड्स और नॉट। इफ इट विल सेटिस्फाई आवर नीड्स देन वी हैव डेवलप्ड, वी वुड हैव डेवलप्ड देम, अदरवाइज नॉट। नहीं, यानी अगर वो हमारी जरूरत को पूरा करेगा, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, तो हम उसको यूज करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। अरे बस मन में। फिर उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी तो पता चल गई, कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, क्या ये हमारे जरूरत के लिए काफी होगा, नहीं होगा। यानी पहले आइडेंटिफिकेशन में हम इन सारी बातों को जान लेते हैं, सर्वे कर लेंगे, मैप कर लेंगे, उनकी क्वालिटी की जांच कर लेंगे, क्वांटिटी की जांच कर लेंगे। इन सब चीजों को करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप आता है क्या कि प्रिपरेशन ऑफ प्लानिंग। प्रिपरेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक, यानी अपने लिए प्लान को तैयार करेंगे। ठीक, जैसे मैंने सर्वे किया है, मैप किया है, क्वालिटी और क्वांटिटी को जांचने के बाद एक्चुअली किस तरह के प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, उन सारे प्लान को हम तैयार करेंगे अपने पास, अपने लेवल पे। ठीक, ताकि हम अगर उस जगह पे जाएं तो उस जगह पे हमें किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। यानी प्रिपरेशन ऑफ प्लानिंग के अंदर में हम अपने लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशन, ये सारी की सारी चीजों का सेटअप करेंगे ताकि रिसोर्स डेवलप करते समय हमें किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपको किसी एक रिसोर्स को डेवलप करने जाना है और आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आप सीमा पे गए लड़ने, बंदूक छोड़ दिए, तो क्या होगा? दुश्मनवा सब मुआ देगा कि नहीं मुआ देगा? मुआ देगा ना। वही बात यहाँ पे है कि आपने जो आइडेंटिफिकेशन किया है, आपको जिस रिसोर्स के बारे में पता चला है, उसको डेवलप करने लायक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, स्किल होना चाहिए आपके पास, उनको बेहतर तरीके से डेवलप करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आपके पास होने चाहिए। देन यू वुड हैव सक्सीड टू डेवलप दैट रिसोर्स। समझ में आया? तो दूसरा में हम क्या करेंगे? प्लानिंग को तैयार करेंगे। तीसरे में जो हमने अपने प्लान तैयार किए हैं, उन प्लानों को मैचिंग द प्लान्स विथ नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स। ठीक है, यानी जो प्लान हमने बनाया उस प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ
कनेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि हमारे साथ साथ हमारे देश की सरकार भी इन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर में ध्यान दे और बेटर रिजल्ट हमारे लिए लेके आए। तो ऐसी परिस्थिति में हम इन सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा, स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, 3 गो स्टेप होता है। पहला में आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन के अंदर में आप सर्वे करते हो, मैपिंग करते हो, क्वांटिटी और क्वालिटी की जांच करते हो। दूसरे स्टेप में आप अपने लेवल पे प्लान पहले तैयार करते हो, यानी इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या लगेगी, स्किल क्या लगेगा, इंस्टीट्यूशंस क्या लगेंगे, ये तैयार करते हो। फिर तीसरे स्टेप में आप अपने तैयार किए गए प्लान को देश के प्लान के साथ, नेशनल डेवलपमेंटल प्लान के साथ कनेक्ट कर देते हो और तब जाकर के आप उस रिसोर्स को डेवलप करते हो। तो इस तरह से अगर हम रिसोर्सेज को डेवलप करने की बात करेंगे तो हमें बेहतर रिजल्ट्स रिसोर्स के रूप में देखने को मिलेंगे। और ऐसे डेवलप किए गए रिसोर्सेज जो होंगे ना, ठीक है, वो हमारे ना केवल ऑनगोइंग जनरेशन को ठीक तरीके से चलाएंगे, बल्कि हमारे आने वाले अपकमिंग जनरेशन को भी बेहतर तरीके से चलाने का काम करेंगे। ठीक, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो काफी वाइटल हैं हमारे लिए, लेकिन हमने जो इर्रेशनल कंजम्पशन किया हुआ है रिसोर्सेज का और ओवर यूटिलाइजेशन किया हुआ है, जिसके चलते हम रिसोर्सेज के रूप में, ठीक है, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम झेल रहे हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है, ठीक करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स हम झेल रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, ठीक है ना, हम लोग रिसोर्स प्लानिंग को एक बेहतर हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज के रूप में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो ज्यादा डाइवर्सिटी होने के चलते, है ना, हम लोगों को रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 कारण है इसमें, एक तो डाइवर्सिटी और दूसरा कारण क्या, उनका एक्सेस। ठीक है, यानी कहीं पे बहुत ज्यादा मौजूद है तो कहीं पे एकदम से कम। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों जगहों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और बैलेंस करने के लिए आपका काम आएगा रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने इस चैप्टर का एक और टॉपिक कवर कर लिया, जो था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, अब इस चैप्टर में हम लोगों को 2 और मेन टॉपिक बच रहे हैं। एक लैंड रिसोर्स बच रहा है, उसके बारे में अलग अलग चीजें हम लोगों को पढ़ना है, और दूसरा बच रहा है बाबू सोइल रिसोर्स। ठीक है, तो ये आगे की वीडियोज में हम लोग कवर अप करेंगे। चलिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।